गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आ जाइए, सब लाइव आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम आज के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज का सेशन। तो देखिए, आज एक से एक क्वेश्चन लगाएंगे अपन। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहता है। पहला क्वेश्चन है, थ्रेड्स सोशल ऐप किसने लॉन्च किया है? मेटा ने, गूगल ने, ट्विटर ने, माइक्रोसॉफ्ट ने? किसने लॉन्च किया है बताइए। थ्रेड सोशल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आप सबने इसका नाम सुना होगा। इसे लॉन्च किया है मेटा। मेटा मतलब मेटा ना आ रहा हो समझ में तो आप जानते हैं फेसबुक, ठीक है ना। तो जो फेसबुक मेटा एक कंपनी है जिसके अंदर फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, ये सब चीजें थ्रेड्स के अंतर्गत आती है। इसे किसके प्रतिद्वंदी के लिए किया है? ट्विटर। ये जो ट्विटर है वो जैसा ये काम करेगा थ्रेड्स, और इसे किसने किया? मेटा। और ये फेसबुक ने किया है। आप जानते हैं मेटा के जो संस्थापक है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है ना, मार्क जुकरबर्ग ने इसे लॉन्च किया ट्विटर को, ठीक है ना। आप जानते हैं ट्विटर भी बिक चुका है और आजकल ट्विटर को जो संभाल रहे हैं वो कौन संभाल रहे हैं? एलन मस्क। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ये थ्रेड्स देखिए, इस तरीके का इसका बना हुआ आएगा, इसका लोगो इस तरीके का बना हुआ आएगा। ये सोशल ऐप है जो ट्विटर की तरह काम करेगा। इसे हम ट्विटर किलर ऐप भी कहेंगे। क्या नाम कहेंगे इसे? ट्विटर किलर ऐप थ्रेड्स को, क्योंकि ट्विटर के को कंपटीशन देने के लिए इसको फेसबुक ने बनाया है, मेटा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST शॉर्ट फॉर्म में, के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है ना, अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही के 8 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो वह कौन है? विजय सांपला, रेखा शर्मा, हर्ष चौहान, मनोज सोनी? कौन है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। किसने अपने कार्यकाल पूरे होने से ही इस्तीफा दे दिया? तो आंसर है इसका हर्ष चौहान। इन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया, 8 महीने पहले इस्तीफा दे दिए। देखिए वहां की ऑप्शन भी देखिए, जैसे ये काय के अध्यक्ष थे अभी? ये एसटी आयोग के, एसटी आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आप जानते हैं ये जो आयोग है एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब जिसका वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? संविधान में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है ना। तो ये संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है, स्थापना कौन सी धारा के द्वारा होती है? कौन से आर्टिकल के थ्रू इसकी स्थापना होती है उसको और बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसकी स्थापना काय के द्वारा होती है? 338A आर्टिकल के द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। कौन सी धारा में इसका वर्णन मिलता है? 338A, आर्टिकल नंबर 338 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। कब स्थापना हुई थी? 2004 में, आर्टिकल नंबर 338A। ये तो इसका हो गया। बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये तो एसटी आयोग के अध्यक्ष हो गए, ये एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में हैं एससी आयोग के अध्यक्ष। क्लियर है ना, एससी आयोग, ठीक है ना, एससी कमीशन के। रेखा शर्मा काय की हैं? महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग, ठीक है ना, के अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, महिला आयोग अध्यक्ष। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन अपना समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना
का वर्णन कौन सी आर्टिकल, कौन सी धारा में मिलता है? तो आंसर है आर्टिकल नंबर 338A में इसका वर्णन मिलता है। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई इसकी 2004 में। कब स्थापना हुई? 2004 में। तो क्लियर है ये? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ। इसकी आर्टिकल स्थापना आप ध्यान में रखना है। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। नेक्स्ट देखिए, लखपति प्रश्न। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, सारे के सारे हम अध्यक्षों के बारे में देख रहे हैं, सारे के सारे। आप देखिए, कमीशन है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कौन बने, जो अभी हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है। इन सबको हम देखते हैं। बताइए इन सबका आंसर क्या क्या होगा। तो देखिए इनके एक एक आंसर देखते हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतु राज अवस्थी। ये कौन है? ये विधि आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका आंसर है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। एन.के. सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन है? एन.के. सिंह। क्लियर है? दूसरा देखिए, चुनाव आयोग अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार। क्लियर है? नेक्स्ट है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। इसका आप विशेष ध्यान में रखना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के हिसाब से चर्चा में है बहुत ज्यादा। आप जानते हैं कि ओबीसी पे निर्णय आएगा हाईकोर्ट का, 27 और 14% का चल रहा है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज अहीर। ठीक है ना। सारे सारे बेहतरीन क्वेश्चन है इन पेपरों में। आप जानते हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है इकबाल सिंह। इकबाल सिंह लालपुरा। अपना लाल है जिसका नाम है का इकबाल, लाल का नाम इकबाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन है? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। क्लियर है? एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब सीएफओ। सीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? आप देखते हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर। कौन बने हैं यहाँ पर? तो इनका आंसर है कामेश्वर। कामेश्वर, क्या नाम है? कामेश्वर राव कोदावंती। कौन सी बंती है जी? कोदावंती। ये आंसर है। क्लियर है इनके? तो देखिए, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? एक बार और, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन कौन है? एन.के. सिंह। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज अहीर। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? अरुण कुमार सिंह। और एसबीआई के सीएफओ कौन है? कामेश्वर राव, क्या नाम है? कामेश्वर राव कोदावंती। क्लियर है? तो ये अपॉइंटमेंट हो गई सारी सारी। आगे देखिए, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे 3 लाख बार इंपॉर्टेंट डालना। क्वेश्चन देखिए, एक परियोजना है जिसका नाम है किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? विथ विच कंट्री इज दी किदुथानी प्रोजेक्ट रिलेटेड? कौन सी कंट्री किदुथानी परियोजना से संबंधित है? कांगो, तंजानिया, नाइजर, मिस्र। तो मतलब अफ्रीकन कंट्री है, ये तो निश्चित हो गया है, पर वो है कंट्री कौन सी? तो देखिए इसका आंसर कैसे लगेगा, आप ध्यान रखना। भारत के विदेश मंत्री है, जानते ही होंगे आप, भारत के विदेश मंत्री। नाम आप बताना, मैंने कल ही बताया था आपको। विदेश मंत्री कौन है? ये अफ्रीका देश की यात्रा पर है। अफ्रीका देश की यात्रा पर है। वह अफ्रीका देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी यात्रा पे है, उसका नाम है तंजानिया है। कौन सा नानिया है जी? तंजानिया। ठीक है ना। तो तंजानिया की यात्रा पर है। क्लियर है? तंजानिया में एक
शहर है जिसका नाम है, एक द्वीप है जिसका नाम है जंजीबार। जंजीबार, क्या नाम है? जंजीबार, ठीक है ना। तो तंजानिया को जब आप देखेंगे अफ्रीका में, तो तंजानिया के पास में पड़ता है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। उस साइड तंजानिया के जो बॉर्डर है, तंजानिया की जो कोस्ट लाइन है, उस पर 2 द्वीप स्थित हैं। एक जंजीबार है, जैसे ऐसे मान लीजिए इस तरीके से है, इधर है जंजीबार और इधर है पेम्बा द्वीप। पेम्बा द्वीप, इस पेम्बा द्वीप को तो हम लॉन्ग द्वीप भी कहते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग आइलैंड। कारण क्योंकि यहां पर लौंग का उत्पादन होता था, क्योंकि अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले यहाँ पर जो इनकी अर्थव्यवस्था वो 90% लौंग पे चलती थी, ठीक है ना। तो ये जंजीबार, इस जंजीबार का संबंध है किससे? किथुथानी परियोजना से। कौन सी परियोजना से? किथु 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 किदू किदू सॉरी किदू थानी परियोजना। क्लियर है? ये काय से संबंधित है परियोजना? तो सुनिए आप ध्यान से, ये जो देश है, ये जो देश है तंजानिया का, जंजीबार देश है, उसका एक आइलैंड है जंजीबार। तो जंजीबार, जंजीबार के लोगों के लिए या घरों के लिए पेयजल की व्यवस्था या पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है ना। तो ये परियोजना बन रही है जिसके कारण नल कलेक्शन दिए जाएंगे, जिस तरीके से भारत में दिए जा रहे हैं उसी तरीके से तंजानिया में भी नल कलेक्शन दिए जाएंगे, जिससे वहां के लोगों को पानी की पहुंच बन सके। तो आप समझ गए ना, भारत जैसी व्यवस्था हो रही है वहां पर, तो इसका ये मतलब है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, कि इसका विकास भारत कर रहा है, भारत इस परियोजना का निर्माण कर रहा है, भारत इस परियोजना का निर्माण कर रहा है। पूरा पैसे भारत लगा रहा है, तंजानिया में ये परियोजना बन रही है, और इस जैसी 6 परियोजना बन रही है जंजीबार में। कितनी परियोजना पे काम चल रहा है वहां पर? 6 परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है भारत का। निर्माण कौन कर रहा है? भारत सरकार। हमारे देश की गर्व है कि दूसरे देश में जाकर वहां पर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है, ठीक है ना। तो जंजीबार में कर रहा है। और आप जानते हैं तंजानिया में ही, वहां पर तंजानिया में ही, कि जंजीबार में ही आईआईटी मद्रास अपना पहला कैंपस लगा रहा है विदेश में, वहां पर जंजीबार में। तो ये भी आप करंट में ध्यान रखना, मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। क्या? आईआईटी मद्रास भारत के बाहर पहला कैंपस लगा रहा है जंजीबार में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया। और तंजानिया में ही आप जानते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, नाम क्या है उसका? माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, लोकेशन भी बताई थी। इसके पास में केन्या है, आप जानते हैं, तंजानिया के पास में, उसके पास में युगांडा है। इन तीनों के पास में एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तंजानिया, देखो तंजानिया की राजधानी है क्या? डोडोमा, क्या कि दोदोमा है? तो डोडोमा। मुद्रा है इसकी क्या? तंजानियाई शिलिंग। देखिए इधर मैं आपको बता रहा था, ये तंजानिया है, यहाँ इसके 2 द्वीप है, यहाँ इसके 2 द्वीप है, इधर एक एक जंजीबार है, एक पेम्बा द्वीप है, लौंग के लिए प्रसिद्ध है। ये तंजानिया है, राजधानी इसकी क्या है? डोडोमा है। ये इसके पास में देखिए, इधर मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, केन्या है, ये सब यहाँ पर, ये युगांडा, केन्या, तंजानिया। और ये पड़ गई कौन सी लेक? ये है विक्टोरिया लेक। कौन सी लेक है? विक्टोरिया लेक।
ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक है, कहाँ फैली है? युगांडा, केन्या और तंजानिया में। तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। बाकी ये आप देख ही रहे होंगे। एक और देखिए, मैं आपको एक देश और बताता हूं। ये मैंने आपको बताए थे, देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट का भी देखिए, इजिप्ट की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट का सबसे बड़ा सम्मान दिया है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ नाइल दिया है, ठीक है ना। और इधर देखिए, ये है नमीबिया। कौन सा देश है ये? नमीबिया। नमीबिया से कुछ जान आ रहा होगा, तो नमीबिया से चीते लाए गए थे। क्या लाए गए थे? चीते। कहाँ लाए गए थे? पूनो नेशनल पार्क में। पूनो नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है ये पूनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? श्योपुर में। यहाँ पर चीते लाए गए थे नमीबिया से। क्लियर है? ध्यान रखना। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। कौन है राष्ट्रपति? सामिया सुलुहु हसन। प्रधानमंत्री कौन है? कासिम मजलेबा। क्या नाम है? कासिम मजलेबा। मजा लेता रहता है कौन? कासिम, इसलिए इसका नाम जो है कासिम मजलेबा। क्लियर है? कासिम मजलेबा। दो माँ हैं, ठीक है ना। और कासिम मजलेबा, देख रहे हैं क्या बेहतरीन बेहतरीन नाम है इसके। नेक्स्ट देखें, अगले भी ये सारे के सारे ये देखिए करंट के क्वेश्चन है, इन्हें भी आप ध्यान रख रहे हैं, जो चर्चा में बने रहे। आप जानते हैं कि करंट से स्टैटिक बनती है। ये अभी सारे बांध जो है, ये सारे के सारे आप देखिए, धर्मशाला ये बांध है, ये बांध है, ये सारे के सारे इस साल चर्चा में रहे हैं और अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। और ये तो अभी हाल ही का ही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बुधनील कंठ धर्मशाला कहाँ पर है? तो देखना, ये नेपाल में है, नेपाल। और इसका विकास इसे किसने बनाया? इसका निर्माण भारत ने किया है। भारत ने निर्माण किया है इसका। ठीक है, कहां पर है ये? नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में। निम्बो बाचको बांध किस नदी पर है? तो ये नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी। और किस राज्य से संबंधित है? तो लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी इससे संबंधित है, ठीक है ना। पाप नासम बांध, जहां सबरे पाप तुमने नाश हो जाएंगे, ऐसा बांध कहाँ है? यहाँ जाना चाहिए। पढ़ोगे नहीं तो पाप तो कर ही रहे हो, पढ़ोगे तो पुण्य कमा रहे हो, नहीं तो सबरे पाप तो कर ही रहे हो। जो हो जाए तो उन्हें नाश करने जाना है। कहाँ? जब बांध में, लौट के नहीं आना है फिर, क्योंकि पाप तो धुलेंगे तो तुम धुल जाओगे। तो ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी है ये नदी है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में है, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखना। तो क्लियर है ना। बुधनी कंठ धर्मशाला कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। काठमांडू में, ठीक है ना। निम्बो बाचको बांध किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है, ठीक है, लद्दाख में है। चलिए, अब मैं तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो आप आंसर देना। सिंधु नदी का उद्गम बताना है आपको। सिंधु नदी कहां से निकलती है, ये आपको बताना है। दूसरा बताना है लद्दाख कब बना? कब बना लद्दाख, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन हो गए। पापनासम बांध किस नदी पर है? तमिलनाडु। तो आप मुझे तमिलनाडु की सीएम बताइए। क्लियर है ना। ताम्रपर्णी नदी का एक और नाम है, ये तो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। इसका जो वर्तमान में नाम है वो है क्या? इस नदी का नाम है थम्बीर बरनी। थम्बीर बरनी, थम्बीर बरनी नदी। और इसका ये पुराना नाम है ताम्रपर्णी नदी। क्लियर है। बाकी इनके आंसर देना आपको। और एक और मुझे बताइए, मैं बता देता हूं आपको, कल ही शायद मैंने पढ़ाया था वो, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में तमिलनाडु पूरे विश्व में सबसे आगे है, सॉरी भारत में सबसे आगे है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, सॉरी
निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मतलब एक्सपोर्ट में भारत में पहले स्थान पर है कौन? तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक से सामान जो बनते हैं उनके निर्यात में मतलब बाहर भेजने में तमिलनाडु भारत में सबसे ऊपर है, ध्यान में रखना है आपको। और यही मैंने आपको बताया था, यहाँ टाटा इलेक्ट्रिकल्स है तमिलनाडु में, क्या है? टाटा। टी से तमिलनाडु, टी से टाटा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना क्या है? इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट नेवी बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास का आयोजन कहाँ कर रही है या कहाँ किया गया? बताएं। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, अरब सागर, कहां पर? देखिए इसका आंसर कौन कौन कर रहा है? भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेना। पहला तो आपसे इसका नाम पूछ सकता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साल्वेक्स। साल्वेक्स अभ्यास, साल्वेक्स नौसेना अभ्यास, नेवी एक्सरसाइज। और ये जो साल्वेक्स है ये इस अभ्यास का नाम है, इसका ये 7th एडिशन है, 7वां संस्करण है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जो भारत है, भारतीय नौसेना का INS निरीक्षक भाग ले रहा है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। INS निरीक्षक, कल मैंने आपको पढ़ाया था एक और क्वेश्चन, जो विशाखापट्टनम पे अभ्यास हो रहा है, किस किस का? इंडिया और जापान की सेना कर रही है, इंडिया और जापान। आप मुझे इसका नाम बताओ, कल मैंने नाम बताया था तो आप मुझे यहां पर नाम बताइए। इंडिया और जापान का जो अभ्यास हो रहा है वो किस नाम से हो रहा है? बाकी मैं आपको इनके नाम देखो, इंडिया और जो US है, और कौन कौन से अभ्यास करते हैं देखिए। ये करते हैं कैसा? कोप इंडिया, कोप इंडिया के नाम से। दूसरा वज्र प्रहार, तीसरा सर्कस, इस नाम से ये अभ्यास करते हैं इंडिया और US। तो ध्यान में आपको इनको भी रखना है। कोप इंडिया किसका अभ्यास है? इंडिया US। सर्कस किसका है? इंडिया US। वज्र प्रहार किसका है? इंडिया US। इंडिया जापान का आपको बताना है जो अभी हाल ही विशाखापट्टनम पे हो रहा है तो कौन सा है। तो ये देखिए, इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी दोनों। अगला, क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिप्ट हाई मार्क की कंपनी है, द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कौन सा राज्य सूक्ष्म ऋण देने में पहला राज्य बन गया है? ठीक है ना, छोटे ऋण जो रहते हैं उन्हें देने में, माइक्रो लैंडिंग लोन, ये कौन सा राज्य पहले स्थान पे बन गया है? और ये रिपोर्ट है मार्च तिमाही की, मार्च क्वार्टरली की जो रिपोर्ट आई है, मार्च तिमाही, तिमाही मतलब 3 महीने, इंग्लिश में कहें तो मार्च क्वार्टरली की जो रिपोर्ट आई 2023 की, उसमें कौन सा भारतीय राज्य सूक्ष्म ऋण देने में भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है उसका बिहार। बिहार, इसका आप ध्यान रखना। इस वैसे तमिलनाडु आगे था, उसे पीछे छोड़कर बिहार पहले स्थान पर आ गया है, ठीक है ना। अभी आप जानते हैं बिहार ने क्या किया है? बिहार ने पक्षी गणना की है, पक्षी जनगणना, और क्या पाया? 205 से अधिक प्रजाति पाई गई हैं, 205 प्लस प्रजाति बिहार में है पक्षियों की। तो पक्षियों की जनगणना की है किसने अभी हाल ही में? बिहार ने। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी की है? WTO, WHO, WMO, नन ऑफ दिस। अब जानते हैं ओजोन से संबंधित एक समझौता है, इसका नाम है क्या? मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, ठीक है ना। कब हुआ था ये? 1987 में, 16 सितंबर 1987 में। इस कार्ड से ओजोन डे, ओजोन डे कब मनाया जाता है?
16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है, बहुत सालों बाद ये आया है। ओजोन की परत से संबंधित जानकारी के लिए ये बुलेटिन जारी किया गया है। ये जारी किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने जारी किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हिंदी में कहेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई थी? 1950 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जिनेवा में। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर में। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था जो ओजोन से संबंधित है? 1987 में, 16 सितंबर 1987 में। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये देखिए, आप जानते हैं ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? ये देखिए, सबसे पहली परत पड़ती है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है। दूसरी जो है स्ट्रेटोस्फियर है। यहां पर आपको पता है आई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना, का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप, उसकी जो ट्रॉफी है उसको स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ा गया था और वहां से ये ट्रॉफी नीचे आकर कहां उतरी थी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? गुजरात में। क्यों यहां पर होती थी? तो आप जानते हैं आईसीसी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कहां होने जा रहा है? इंडिया में होने जा रहा है, इस कारण से, क्लियर है। तो यहां पर वो ट्रॉफी रखी गई थी स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो लेयर पाई जाती है, ये वाली, ये पाई जाती है ओजोन लेयर। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये है क्षोभ मंडल, हिंदी में कहे तो इसे समताप मंडल। यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेन चलते हैं, यहाँ पर आप उड़ते हैं, सॉरी, और यहाँ पर डोमेस्टिक प्लेन, क्लियर है। और ये ओजोन परत पाई जाती है पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितने पर? से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। और ये वायुमंडल की परत है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसे एक और नाम जानते हैं आयनोस्फियर। थर्मोस्फियर का एक और नाम है आयनोस्फियर, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ये इनके हिंदी में नाम है। ये अपनी धरती माता है और ये धरती माता का वायुमंडल है। क्लियर हो गया होगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ICAR की पाम ऑयल अनुसंधान पैनल की सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में ICAR ने किसे पाम ऑयल अनुसंधान पैनल की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? बताइए। ब्रजेंद्र नवनीत, नीरजा प्रभाकर, आदित्य मित्तल, हिमांशु पाठक, किसको? बताइए। तो देखिए इसका आंसर, पहले तो ICAR के बारे में देख लेते हैं अपन। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1929 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन वो कौन है? वो है हिमांशु पाठक। ये तो उसके चेयरमैन होगा हिमांशु पाठक। हमें देखना है इसकी एडवाइजरी कमेटी जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एडवाइजरी कमेटी जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है किसको? नीरजा प्रभाकर को। किसको बनाया गया है? नीरजा प्रभाकर जी हैं। इन्हें पाम अनुसंधान, ऑयल अनुसंधान जो रिसर्च सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष नीरजा प्रभाकर को बनाया है। इसे आप ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 6th युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। 6वां युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आयोजित की गई कहां पर? भोपाल में। भोपाल। अब इसमें जीत, देखो
इसमें क्या मिला होगा, इसमें आयोजन तो हो गया यहाँ पर, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब इस प्रतियोगिता में युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या हुआ होगा, आप जानते हैं इसमें गोल्ड मिला होगा किसी राज्य को, किसी को सिल्वर मिला होगा और किसी को क्या मिला होगा, ब्रोंज। ठीक है ना, यहां पर मिल गया क्या, गोल्ड, सिल्वर, और इसको कहते हैं कांस्य पदक। तो ये अपन को बताना है किस किस को मिला है। भोपाल में आयोजित की गई थी, अब किसको क्या मिला है। तो देखिए इसमें जो मेडल मिले, उन मेडल लिस्ट में सबसे ऊपर था हरियाणा। कौन था, हरियाणा सबसे ऊपर था भैया। अब हरियाणा को गोल्ड भी मिले होंगे, हरियाणा को सिल्वर भी मिले होंगे, हरियाणा को ब्रोंज भी मिले होंगे। ठीक है ना, तो हरियाणा को गोल्ड कितने मिले, सिल्वर कितने मिले और ब्रोंज कितने मिले, तो इसका ध्यान रखना। 5 4 4 टोटल हो गए कितने, 5 4 9 4 13 मेडल मिले। तो मेडल लिस्ट में सबसे ऊपर था कौन, हरियाणा। नंबर 1 पे था कौन, हरियाणा, पहले नंबर पे। और मेडल कितने मिले इसे, 13। दूसरे नंबर पे इस पर आया कौन, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और तीसरे नंबर पर आया कौन, दिल्ली। ये क्रम भी ध्यान रखना। मेडल मैंने आपको बताया, गोल्ड कितने, 5, सिल्वर 4, ब्रोंज 4, टोटल हो गए 13 मेडल। क्लियर है, कहाँ आयोजित की गई, भोपाल में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 किसे दिया गया। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, किसको दिया गया बताइए। और इसने 2 पुरस्कार दिए, अभी 2 अवार्ड दिए हैं, उसी एक को दिए हैं, उसका नाम क्या है और अवार्ड का नाम क्या है, पहला दूसरा। पहले आंसर देखिए इनमें, हाल एनएमडीसी, वेल ओएनजीसी, बताइए किसको। तो देखिए 2 अवार्ड कौन कौन से दिए, पहला है खनिज पुरस्कार, खनिज पुरस्कार, खनिज मतलब मिनरल अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, दूसरा दिया है क्या, एम्प्लॉयर ऑफ, एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। ये 2 पुरस्कार दिए गए हैं भैया। अब उसी एक ही को दिए गए हैं, तो नाम है उसका एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या फॉर्म है इसका, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास परिषद। ठीक है ना, ये है। इसको ये अवार्ड भी दिया गया, इसको ये अवार्ड भी दिया। अवार्ड दिया किसने, एसोचैम। एसोचैम ने ये अवार्ड दिया है इसको, एनएमडीसी को। स्थापना कब हुई थी, 1958 में। इसके क्या नाम है, उनके अध्यक्ष मतलब चेयरमैन और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है सुमित दुबे, सुमित दुबे। क्लियर है। कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है, यह है हैदराबाद में, हैदराबाद। क्लियर है। ठीक है ना, किस मंत्रालय के अधीन आती है, स्टील मिनिस्ट्री, इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय उसके अधीन में, स्टील मिनिस्ट्री, इस्पात मतलब स्टील। ठीक है ना, कौन सी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, महारत्न नहीं, नवरत्न कंपनी है ये, नवरत्न कंपनी। इन सबका आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये अवार्ड मिला है, इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें इसे बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2023 दिए गए। किसने दिए, ये एसोचैम ने दिए। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी आप जानते हैं कि हमारे मानसून सत्र होगा लोकसभा में, उसमें इसका बिल पास किया जाएगा। ठीक है ना, तो अभी इसको लाया गया है, क्या है क्या नहीं है वो बताया गया है। तो कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, हमारा जो डेटा आप जानते हैं मोबाइल हम चला रहे हैं, तो हर जगह हमारी
मेल आईडी, फोन नंबर लगे हुए हैं, तो उस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये बिल पास किया गया कि उसे कोई लीक ना कर दे, ठीक है ना, और मोबाइल हैक ना हो जाए या कोई हमारी गुप्त सूचना है वो इधर उधर ना हो जाए। तो उसके लिए भारत सरकार ये संरक्षण विधेयक लाई है जिससे हमारा डाटा सुरक्षित रहे। तो कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उल्लंघन करने पर संस्थाओं पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? और जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है ना, आप और भी ऐप चला रहे हैं, अगर वो आपके डाटा को लीक कर दें या भारत सरकार का जो डाटा है, मतलब हम सबका डाटा, भारत सरकार का डाटा वो लीक कर दें, तो उन पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? बताइए, 100 करोड़ का, 200 का, 250 का, 150 का, कितने करोड़ का जुर्माना लग सकता है? बताइए। तो इसका आंसर है 250 करोड़ का, ठीक है ना। और ये जो संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है, अभी ये विधेयक पास होगा भैया, है ना, ये बिल है, अभी बिल बना है। अभी मैंने आपको एक दिन क्लास में समझाया था, जो बिल बनता है, बिल पास होता है तो वो क्या बन जाता है? संविधान संशोधन बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो जरूरी नहीं कि बिल पास भी हो, बिल पास भी हो जाता है, नहीं भी होता है। तो बिल की संख्या बड़ी होती है इसलिए, और अमेंडमेंट की संख्या छोटी होती है। बिल बड़ा होता है, बिल बड़ा मतलब बिल आएगा नंबर में बड़ा, 101 हो जाए, 102, 103, 122, 125, 130। पर वो संशोधन विधेयक जो रहेगा वो कब बनेगा? जब वो पास हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति के साइन, तो वो मंजूर हो जाता है, तो फिर वो संशोधन हो जाता है, संविधान संशोधन एक्ट, कानून बन जाता है। तो ये बिल है, ठीक है ना। देखो ये लिखा है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये कब पास हुआ? ये 5 जुलाई को पास हुआ है। डिजाइन खराब हो गई, रुक जाओ। 5 जुलाई को पास हुआ है। तुम बताइए, तुम्हारा डाटा लीक हुआ तो सामने वाले कितने का जुर्माना लगेगा? कंपनी पे 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थी अपनी आज की बेहतरीन करंट। पढ़कर आपको मजा आया होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।